हमारे 12 भाव हो चुके हैं। 12 भावों की बहुत ज्यादा हमने व्याख्या की है। उन व्याख्याओं के साथ कुछ ग्रहों के बारे में भी कहा गया है। अब हमारी ग्रह की पूरी सीरीज शुरू हो रही है, जो कि आप देख रहे हैं कि हम गुरु ग्रह के साथ हैं। और ये आज चौथी क्लास है मेरे ख्याल से, एक ही प्लेनेट के ऊपर। तो मैंने पीछा नहीं छोड़ा है कि मैं एक ही प्लेनेट को फटाफट करा करके, अदरवाइज एक प्लेनेट को 12 भाव में कराने का मैं 40 मिनट से ज्यादा नहीं ले सकता। परंतु मैं यहाँ चौथी क्लास, इसका मतलब मेरी अप्रोच आपको रियल में सिखाने की है कि आपको कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाए। और जिन जिन विद्यार्थियों से मैंने कहा था इतना रिपीट होगा कि परवाह मत करो, सूत्र इतनी बार बार आएंगे कि आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ जाएगी, सुन सुन करके ही आपको याद हो जाएगा। पर हाँ, ऐसे सूत्र बिल्कुल नहीं दूंगा जिनका प्रेडिक्शंस में कोई खास हेर फेर नहीं है। बहुत स्टेप्स बना बना करके आपको बताऊंगा। वो स्टेप्स आप अप्लाई कीजिएगा। जैसे मैंने एजुकेशन का स्टेप बताया था 3 स्टेप में, आज हम यहीं से आगे चलेंगे। जैसे जिन लोगों ने वैदिक ज्योतिष में सीखा है एक कंसेप्ट भाव भावेश कारक, यहाँ पर उसी चीज को याद रखना है। पहले भाव, और भावेश की जगह भावेश नहीं कहना, मित्र ग्रह की मदद और कारक, 3 चीज। यहाँ पर भी 3 चीज, भाव, मित्र ग्रह की मदद और कारक। इनके नोट्स बना लेना, जिंदगी भर जब जब जियोगे मुझे याद करोगे कि पट्टा क्या दे के गया है। चीजें मिली तो हमें नहीं, पर जो है गजब ही काम कर गया। 3 चीजें मिलकर के किसी भी घटना को बताएंगी, या जीवन में आपको क्या प्राप्त होना है, क्या नहीं प्राप्त होना, ये 3 चीजें मिलकर के ही डिसाइड करेंगी कुंडली में। जैसे कि कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे विवाह के बारे में बताया जाए, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए भाई 3 बातों में ही सारा मामला सिमटना है। शादी लेट हो रही है तो वो भी क्वेश्चन का आंसर वहीं से आना है। शादी हो गई है अब अनबन हो रही है तो भी वहीं से आ रहा है। ससुराल कैसा मिलेगा, जीवन साथी से सुख कैसा मिलेगा, हम अंदर से कैसा फील करेंगे, कैसा नहीं करेंगे, शादी के बाद तरक्की होगी, उन्नति होगी, या हमारा डाउनफॉल होगा। ये जितने भी मैरिज से रिलेटेड चीजें हैं ना, ये इन 3 चीजों में सिमट के आ जाएगी। क्योंकि चीजों को तो हमने इतना बड़ा फैला तो दिया, अब उसको सिमटाना भी तो है, नहीं तो याद कैसे रहेगा, हमें याद नहीं रहेगा। तो उसके स्टेप्स बनाने जरूरी है। तो हमने 3 स्टेप पकड़ लिए कि साहब भाव हो जाएगा, मदद पहुंचाने वाला ग्रह हो जाएगा और कारक हो जाएगा। तो सिंपल नजर जानी चाहिए सप्तम भाव पर। दूसरा जाना चाहिए उसके कारक यानी कि बुध और शुक्र के ऊपर। अब जब बुध और शुक्र के ऊपर नजर की मैं बात करता हूं तो ये कुंडली में किसी भी भाव में बैठे हो सकते हैं। और जब हम कहते हैं कारक का अध्ययन करो, तो हम साथ के साथ कह रहे हैं अब यहाँ पर जितने भी फार्मूले लगते हों, दृष्टि का फार्मूला, टक्कर का फार्मूला, जड़ का फार्मूला, आप सारे लगा करके चेक करो कि ये बुध में कितनी स्ट्रेंथ है और शुक्र में कितनी स्ट्रेंथ है। जब ये स्ट्रेंथ चेक हो जाएगी तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि मददगार ग्रह कौन है। सप्तम भाव में मददगार ग्रह कौन है, तो भाव वाला कंसेप्ट याद रखिए जब मैंने 7वां भाव कराया था कि 7वां भाव 2 पत्थर की चक्की है, 2 पाटों वाली पत्थर की चक्की है, और उसमें खूंटा रुपा हुआ है जो कि लोहे का है, जो कि शनि का खूंटा है। उसको चक्की को घुमाते हैं तो घर गृहस्थी की चक्की चलती है। अर्थात यहाँ पर मदद का ग्रह कौन हो गया, यहाँ पर मदद का ग्रह हो गया शनि ग्रह।
कि शनि ग्रह से इस केस में मदद मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उसी से डिसाइड हो जाएगा कि क्या होगा। अगर शनि मदद देंगे घर गृहस्थी में, तो व्यक्ति को शादी के बाद तरक्की उन्नति जीवन में बनेगी ही बनेगी। और शनि का अगर उसके अंदर असर नहीं मिल रहा, लाभ नहीं मिल रहा, तो फिर वो शादी के बाद जिंदगी और ही खराब हो जाएगी, कोई फायदे वाली बात नहीं होगी। या हम कह सकते हैं जिस उम्मीद के साथ उसने शादी की थी, कोई गारंटी नहीं है कि वो उम्मीद उसकी पूरी उतर। देखो, हमने छोटी सी चीज में समेट दिया उसको, और यहीं से सारी चीज हम एक एक चीज कहीं पर भी अपनी कुंडली में लगा लेना, वहीं से पकड़ में चीजें आनी शुरू हो जाएगी। अब जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का शुक्र 12वें भाव में बैठा है। अब 12वें भाव में शुक्र बैठा है और 5वें भाव में हम किसको बिठाएं? राहु को बिठा देते हैं 5वें। तो हम क्या कहेंगे कि टक्कर मार रहा है राहु। किसको मार रहा है? शुक्र को टक्कर मार रहा है। ये शादी में देरी का कारण है। शादी हो चुकी है, टक्कर तो अब भी लग रही है। अगर आपने उसका इलाज ढंग से नहीं करा, तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से पति पत्नी के बीच में झगड़े होते रहेंगे, क्योंकि राहु थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। यहीं से आप एक चीज को पकड़ के बैठ जाइएगा और सारे सूत्रों से निकालते चले जाइएगा, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। और आपको ये लगेगा कि इतनी आसानी से निकल करके कैसे आ रहा है। अभी तक तो हम कहाँ कहाँ फार्मूलों में घूमते फिर रहे थे, कहाँ कहाँ मुहावरों के अंदर घूम रहे थे। ध्यान रखिएगा, हर व्यक्ति की कुंडली बिल्कुल डिफरेंट होती है, बिल्कुल अलग होती है। सारे के सारे फार्मूले हर कुंडली में वैसे के वैसे हूबहू कभी भी सेट नहीं बैठते। अब शुक्र 12वें में बैठा है और आपने लाल किताब खोली, देखा कि शुक्र 12वें में, वहां आया भाई बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा ग्रह, बहुत ही बढ़िया, हर तरह की मौज, घर गृहस्थी का सुख, ये वो फलाना। आपने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया चीज हो गई। परंतु आपने ढंग से नहीं देखा कि टक्कर लग रही है कि नहीं लग रही। आपने ये नहीं देखा कि उसकी स्थिति कमजोर हो रही है कि नहीं हो रही। आपने ये चेक नहीं करा इस शुक्र ग्रह को शनि की मदद मिल रही है कि नहीं मिल रही। अब उसको नहीं मदद मिल रही है, तो वो शुक्र करेगा क्या? गति पैदा करेगा। तो ऐसे ये जो तरीका है, ये है टेक्निक सीखने का तरीका, कि हम बीच बीच में एग्जाम्पल चार्ट लेते रहें, बीच बीच में कुंडलियों पे डिस्कस हो, केस स्टडी होती रहे बीच बीच में। तो उससे आपको पकड़ बनने लग जाएगी कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं और लाल किताब को पकड़ा कैसे जाता है। इसी जमाने में तो, ट्रेडिशनल जमाने में हम जब देखा करते, मैं पढ़ा करता, तो एक चीज होती थी, बताओ भाई कौन सा ग्रह कहाँ पे बैठा हो। अच्छा फलाने में, वो जो महाविद्वान होता था वो एक श्लोक मार देता फेंक के, डायलॉग, जो वो श्लोक कहीं जाके पढ़े, और वो कहता जाओ ये हो। और बंदा अगर वहां होता था तो झगड़ा हो जाता था, साहब ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं हो, झगड़ाबाजी में कन्वर्ट हो जाता। और फिर कुछ समय के बाद जो है ना, उनको लगता था यार मेरे पास है ना फलाना 1952 वाला तो है, मेरे पास 42 वाला अंक नहीं है, मेरे पास 48 वाला नहीं है, वो बात वहां लिखी होगी, शायद वो बात वहां छूट गई होगी, मेरा वो सूत्र छूट गया ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्हें पहले से भी वहां पर उस समय नहीं पता था। तो इसको डिकोड करने में थोड़ा सा समय लगता है, तो नई नई चीजें आपके सामने आएंगी। किस तरीके से प्रैक्टिकली अप्रोच लेके चलना है, ये मैं बीच बीच में बताता रहूं। गुरु 8वें की कहानी चल रही थी हमारी, सप्तम का हो गया, 8वें पे गुरु हो गए, तो क्या? जस्ट एक इमेजिन करो कि किसी व्यक्ति का गुरु 8वें में जाके बैठ गया। तो जो मैंने आप लोगों को बताया था 8वें भाव के बारे में, वो सारी चीज एकदम याद आ जानी चाहिए। क्योंकि पहला तो हमारा स्टेप क्या है? पहला स्टेप तो हमारा भाव है ना, कि वो भाव है क्या।
जब हमें समझ में आ गया कि यार ये भाव तो है ना, अंधेरे का घर है, या ये शमशान की जमीन है, या वीराना स्थान है। अब ये जो शब्द कहे गए हैं, अंधकार का ग्रह भाव, या शमशान की जमीन, या वीराना, ये सब सिंबॉलिक हैं। कि पक्की बात है, ये एक ऐसी जगह नहीं है जहां एंटरटेनमेंट हो रहा है। ये ऐसी जगह है जहां एकांत महसूस होता है, जहां पर इंसान को अकेलापन महसूस होता है, जहां पर वैराग्य पैदा हो जाता है। एक ऐसा स्थान है। और अब हमें ध्यान में क्या आना चाहिए कि गुरु क्या है? गुरु वैराग्य के ग्रह नहीं है। गुरु ग्रह है जो चाहता है कि हर आदमी शादीशुदा हो जाए। देखो कमाल की बात, गुरु ग्रह चाहता है कि हर आदमी शादीशुदा हो जाए, इसलिए गुरु बहुत ज्यादा जोर देता है शादी होने में। गुरु इतना खुश होता है अपने शिष्य की शादी के ऊपर कि बस पूछो मत। अच्छा, अरे यार फलाने, अरे यार मेरा शिष्य है, वो तो मेरा चेला है, मेरा तो खास चेला है, उसकी शादी हो रही है। खुश। क्योंकि गुरु चाहता है घर गृहस्थी आगे बढ़े। घर गृहस्थी क्यों आगे बढ़े? क्योंकि संसार आगे बढ़े। गुरु वृद्धि कारक है। ध्यान रखिएगा, इस सूत्र को याद रखिए। गुरु वृद्धि कारक है, और वो दूसरे भाव का कारक है। दूसरा भाव कुटुंब है, और कुटुंब की वृद्धि कैसे होगी? जब तक कोई उसमें शादी करेगा नहीं, कोई पुरुष वो स्त्री को लेकर के आएगा नहीं, और जब तो लेके आएगा नहीं, आगे बच्चे कैसे होंगे? तो परिवार कैसे आगे बढ़ेगा? यानी कि परिवार को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी गुरु ग्रह के पास है। इसीलिए तो उसको पुत्र संतान का कारक कहा गया है। लॉजिक को समझते चले जाइए। अब जो ऐसा ग्रह है जो चाहता है कि परिवार में वृद्धि हो, परिवार बढ़ जाए, अब उसको बिठा दिया आपने ऐसी जगह पर जहां पर वैराग्य पैदा हो रहा है। अच्छा, वैरागी आदमी क्या करे? वो संतान पैदा करने के बारे में तो सोच ही नहीं सकता। विवाह करने के मामले में तो सोच ही नहीं सकता। तो यहाँ पर अब हमने उस इम्पैक्ट को देखना है कि गुरु को कैसा महसूस हो रहा है। इस संसार में हर जगह अच्छी है, कोई भी जगह ना बुरी है ना अच्छी है। अच्छे और बुरे तो हमारे विचार है कि हम किस चीज को किस निगाह से देखते हैं। अब एक 80 साल का बुजुर्ग आदमी को शमशान की बात बताओगे, या उसको कह दो आज शमशान घाट के पास जाकर के मिल लेते हैं हम लोग, पार्ट अपने आराम से मीटिंग कर लेते हैं, उसको दिक्कत नहीं होगा। तो हाँ, आ जाइए, आज वो आ भी जाएगा, पहुंच भी जाएगा। अब आप एक 20 साल के लड़के को कहो यार शमशान घाट के पास मिलते हो, कि दिमाग खराब है, वो कोई मिलने की जगह है? वहां कोई जाया जाता है? कोई पार्क पकड़ ले, कोई होटल पकड़ ले, कहीं गली पकड़ ले, भाई शमशान के पास नहीं जाऊंगा, बात खत्म कर, यहीं पे मीटिंग कैंसिल। क्योंकि उसमें ऊर्जा है आगे बढ़ने की। बुजुर्ग आदमी उस ऊर्जा को पहले से भोग चुका है, उसको इस बात का दिक्कत नहीं है। तो ग्रह का नेचर क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। इसलिए गुरु जब 8वें में आएगा तो गुरु को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। गुरु कहेगा यार कहाँ वैराग्य वाली जगह पे बिठा दिया, मुझे तो ऐसी जगह ले जा करके बिठा दो जहां पर मैं अपना ज्ञान बांट सकूं, लोगों को सलाह दे सकूं। अब गुरु जी से शमशान में कौन ज्ञान लेने आ रहा है? कोई दीक्षा लेने भी नहीं आ रहा, कोई ज्ञान लेने भी नहीं आ रहा, कोई पूछने भी नहीं आ रहा, और गुरु का सम्मान भी नहीं। आपने कितने लोगों के गुरु ऐसे देखे जो शमशान में रहते हैं? घर गृहस्थी वाला तो जाएगा ही नहीं। होगा अगर नहीं नहीं, अपन ने जाना ही नहीं, चक्कर ही खत्म करो। पॉइंट समझ रहे हो? लॉजिक की कुंडली का विश्लेषण करना है तो लॉजिक के साथ चलते चले जाओ। लाल किताब बड़े प्यार से समझा रही है आपको लॉजिकली।
तो यहाँ पर गुरु ग्रह प्रसन्न अवस्था का बिल्कुल भी नहीं होगा, और जब गुरु प्रसन्न नहीं होगा तो आपको रिजल्ट कैसे देगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि साहब गुरुजी, आपके ही वीडियो में हमने सुना है कि गुरु और शुक्र 8वें में होंगे तो धन के लिए अच्छे हैं, पैसे चाहे कैसे भी हो। अब यहाँ पर फिर वही गुरु जी का सूत्र काम करेगा जो मैंने आपको बताया था। गुरु की आंखों में अमृत बरसता है। गुरु की दृष्टि जिस जगह पर पड़ेगी उस जगह को शुभता प्रदान करती है। अब लाल किताब में 8वें भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है वो दूसरे को देख सकता है, और जो दूसरे में बैठा है वो 8वें को नहीं देख सकता। यहाँ पर 8वें भाव में उल्टी दृष्टि है। तो उल्टी दृष्टि से जब वो दूसरे को देखेगा तो धन के लिए अच्छा कर देगा, धन में शुभता आ जाएगी। तो तो वृद्धि कहाँ की होगी? सेकंड हाउस की वृद्धि, धन की वृद्धि होगी, वाणी की वृद्धि होगी। यहाँ पर वो वृद्धि पैदा करेगा। अब ये तो भाव की बात चल रही थी, कारक की बात हम समझ लें। जो भी ग्रह 6, 8, 12 में बैठता है वो अपने कारकत्व में कमजोर ही पड़ जाता है। कुछ ना कुछ पावर लूज गुरु की भी होगी अष्टम भाव में आकर के। अब गुरु कारक किस चीज का है? शिक्षा का कारक है, पुत्र संतान का कारक है। ज्यादा मत लो, कोई एक दो एग्जाम्पल ले लिया करो तो उसी से समझ में आ जाएगा। अब जिनका गुरु 8वें में है उनके साथ बड़े चांस होते हैं कि भाई या उनकी एजुकेशन में कोई रुकावट आ जाए, या वो जो पढ़ी हुई शिक्षा उनके काम ही ना आए। बंदे ने कॉमर्स साइड से ग्रेजुएशन कर रखी है और बंदा वहां पे 2 मशीन लगा करके बैठा मैकेनिक का काम कर रहा है। इस तरह की घटनाएं जिनका गुरु 8वें होता है बहुत होती है। या वो कहते हैं यार जो बनना चाह रहे थे वो नहीं बन पाए, कुछ और ही बन गए, हम तो बनना तो कुछ और चाह रहे थे हम। ये 8वें के गुरु की दिक्कत है। अब ऐसे लोगों को पुत्र संतान होने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और अगर पुत्र संतान हो जाए तो ऐसा भी देखा गया है कुछ केसेस में, अगर गुरु को कहीं से मदद ना मिल रही तो संतान विदेश में जाके बच जाती है या उससे दूर चली जाती है। अब मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, इस शब्द पर बड़ा ध्यान देना। अगर उसे अपने मित्र ग्रहों की मदद ना मिल रही, इसलिए अगर हम मान लीजिए अगर हम 70 लोग क्लास के अंदर हैं और 70 के 70 का किसी तरह संयोग से अगर गुरु 8वें में हो तो भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हरेक की कहानी में आएगा, क्योंकि किसी की कुंडली में सूर्य से गुरु को मदद मिल रही होगी, किसी को मंगल से मिल रही होगी, किसी को चंद्रमा से मिल रही, और कोई ऐसा भी होगा जिसको किसी से भी नहीं मिल रही। अब जिसको किसी से भी नहीं मिल रही तो उसका गुरु का कारकत्व यानी कि गुरु के जो कारकत्व हैं वो बहुत वीक पड़ जाएंगे, बहुत कमजोर पड़ जाएंगे। हो सके उसे पुत्र संतान का सुख ही ना मिले, हो सके उसकी एजुकेशन बिल्कुल बीच में छूट गई हो और कोई लेना देना ही उसका एजुकेशन से ना हो, लेना देना। हो सके वो शराब मांस मदिरा का भरसक सेवन पान करने वाला व्यक्ति हो, वहां धूर्त हो जाए, झूठ बोलने वाला हो जाए कि बृहस्पति के गुण तो बिल्कुल दब गए, बृहस्पति के गुण बिल्कुल कमजोर पड़ गए, तो ऐसे भी चांस बन सकते हैं। तो सारा केस टू केस वेरी करता है। केवल ये याद कर लेने से कि 8वें का गुरु कैसा होगा, कैसा होगा ये तो कुंडली बताएगी कैसा होगा, वो डिसाइड करेंगे कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। सिंपल। अब चलिए, अगर गुरु शुभ है, गुरु शुभ का मतलब इतना है, या फिर मैं क्लियर कट कर दूं कि ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया गुरु 8वें में शुभ है ना, कि हमने मान लिया जी गुरु 8वें में बैठा है तो शुभ है, नहीं। अगर मित्र ग्रह मदद पहुंचा रहा है
फिर मैं वही बात करूँ, मित्र ग्रह उसको किसी प्रकार से मदद पहुंचा रहा है। अब मदद पहुंचाने का तरीका भी मैंने कई बार बता दिया। भाई या तो मित्र ग्रह मजबूत हो जाए कुंडली के अंदर, कि कुंडली के अंदर चंद्रमा बलवान है, कुंडली में सूर्य भी बलवान बैठा हुआ है, कुंडली में मंगल भी बलवान मिला बैठा हुआ है। अब ये 3 ग्रह कहीं बैठे हुए हैं पर बली अवस्था में, बलवान अवस्था में है, तो वो मदद मिलेगी ही मिलेगी। अब यहाँ बृहस्पति बहुत ज्यादा वीक नहीं माना जाए। यानी आप ऐसे आदमी के जब लक्षण मिलाओगे ना जिंदगी में, तो हो सके वो आपको अच्छा कन्वेंट स्कूल से पढ़ा हुआ बंदा मिल जाए, बहुत करोड़पति अरबपति आदमी मिल जाए, पुत्र संतान भी उसके पास हो, ऐसी चीज मिल जाए। ये है मेरे समझाने का तात्पर्य। या कोई संयोग बन रहा हो वहां पर, जैसे कि गुरु 8वें में बैठा है तो मंगल भी 8वें में बैठा मिल जाए वहां पर, तो मंगल डायरेक्ट मदद दे रहा है। कमजोर है पर दे रहा है, वहीं पर मदद तो पहुंचा रहा है ना वो। यानी कि पहले तो बेचारा गुरु फाइट कर रहा था अकेला, अब मंगल भी आ गया उसका मददगार, तो गुरु मंगल एक साथ बैठ गए यहाँ पर, तो उसको मदद मिल रही है मंगल की। तो ऐसे हमने केस टू केस वेरी कर। अब इलाज किसका होता है? इलाज तो हमने देखना है कि समस्या क्या है। पहली समस्या तो यही हो गई जी, गुरु ग्रह 8वें में बैठा ही क्यों? पहली समस्या, क्योंकि मैंने वहीं से शुरुआत की थी। गुरुजी तो परिवार को बढ़ाना चाहते हैं, गुरुजी तो ऐसी जगह पे जाना चाहते हैं जहां पर मैं प्रवचन करूं, लोग आए बड़े बड़े मेरे सामने झुके, सलाह ले मशवरा ले कि मेरे जिंदगी में मैं वहां पर फंस गया हूं, क्या करूं और क्या ना करूं। अब शमशान घाट में बैठ के कोई क्या क्वेश्चन पूछे? वहां पे तो सभी को याद आ जाता है कि मृत्यु तो शाश्वत सत्य है, मरना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब प्यार से मरे, मोहब्बत से मरे कि जबरदस्ती मरे, मरना तो पड़ेगा ही। अब गुरु जी से भी क्या क्वेश्चन पूछे, गुरु जी क्या जवाब देंगे? गुरु जी भी कहेंगे हाँ भाई मरना तो पड़ेगा, आना तो यहाँ पर ही है। उसके बाद वार्तालाप तो खत्म है ना। वार्तालाप तो जब तक है जब तक जीवन है, मृत्यु के बाद तो वार्तालाप भी समाप्त है। उसके आगे क्या बात करे आदमी? तो गुरु जी प्रसन्न नहीं है, इस बात का दोष लगा। अब इसको और गहराई में देखें तो ये दोष किस बात का है कि पूर्व जन्म में कोई ना कोई जातक के द्वारा ऐसा दोष लगा है जिससे गुरु की आज्ञा की अवहेलना हुई है। उसने अपने ज्ञान के घमंड में चूर होकर के, ज्ञान के मद में चूर होकर के, या तो स्वयं गुरु का अपमान कर दिया है या अन्य लोगों को गुमराह कर दिया है, जिससे गुरु के हाथ से अधिकारी छीन लिया प्रवचन देने का। कि साधु अब भाई तू गुरु जी बनकर के गद्दी बना करके अब तू प्रवचन नहीं कर सकता, जाओ 8वें में बैठ जाओ, है ना। जैसे आपके शहर में कोई बहुत उच्च कोटि के कथाकार आए, वो कहे आपके फलाने फलाने शमशान घाट में मोक्ष धाम में हम कथा करेंगे, सत्यनारायण की कथा करेंगे, आप आ जाना। अब जब और सब बच्चों को साथ में लेके आना, वो कहेंगे पहले तो हम ही नहीं आएंगे, बच्चों का तो प्रोग्राम वैसे ही कैंसिल है, कौन जाएगा सुनने? नहीं जाएगा, सिंपल सी बात। तो अच्छा नहीं माना जाए। तो ऐसे में लाल किताब क्या कहती है कि इस पूर्व जन्म के दोष को हटाना जरूरी है। तो यहाँ पर पीपल के पेड़ की सेवा की जाए, 8 पीपल के पेड़ शमशान भूमि में लगाए जाए और उनकी सेवा की जाए। अब हमेशा ये ध्यान रखना, इलाज 4 ही चीजों से होगा गुरु का, गुरु स्वयं, ब्राह्मण, पीपल और मंदिर। बस जगह फिक्स कर दी हमने, जगह फिक्स कर दी है वहां पर। क्या फिक्स कर दिए कि वो
या तो शमशान भूमि हो जहां पर इन चारों की सेवा करनी है, या कोई वीराना हो। वीराने का मतलब थोड़ा जंगल टाइप, जहाँ कोई आता जाता ना हो, थोड़ा अंधकार वाला जगह भी हो। कई हमारे यहाँ पर ऐसी बहुत सी जगहें होती हैं। कोई ऐसा पुराना मंदिर बना हो, थोड़ा सा गांव से अलग हट करके, थोड़ा जाना, सड़क प्रॉपर जाती नहीं हो, प्रॉपर गाड़ियां नहीं जाती हो, पैदल जाना पड़ता हो, बीच बीच में अंधेरा है, खड्डे हैं और हैं, पुराना मंदिर है। अब ऐसे मंदिर की सेवा करने से ये दोष समाप्त होता है। तो आप खुद समझ सकते हैं। अब सबसे आसान क्या भी, पीपल का पेड़ लगाना सबसे आसान हो सकता है, कुछ चीजें आ गई। तो आपने उपाय बनता है 8वें के बृहस्पति का, मात्र ये। अब बाकी क्या चीजें बनेंगी? बाकी चीजें बनेंगी प्रिकॉशंस। समझाओ कि जो गलती पीछे करके आया है उस गलती को नहीं दोहराना है। ये जो 4 चीजें हैं इनकी सेवा करते रहना है। और कोशिश करें, अगर गुरु का कोई शत्रु ग्रह सेकंड हाउस में नहीं बैठा है तो गुरु का कोई ना कोई सामान मंदिर में पहुंचाते रहे। मैं कहीं मंदिर की सेवा कर रहे हो, कुछ ना कुछ गुरु से रिलेटेड चीजें पहुंचाते रहो मंदिर में। और अगर धन से संबंधित दिक्कत आ रही हो तो भी गुरु की चीजें सेकंड हाउस में पहुंचाने के से उनको लाभ मिलने लग जाता है। अब चलते हैं हम नवम भाव में। गुरु ये यदि 9th हाउस में होगा। हाँ गुरु पद जी बताइए, आप काफी देर से हैंड रेज किए हुए। नमस्कार सर, हमारा एक कंफ्यूजन है। सर 8वें भाव से गुरु के लिए धरिए सर, 8वें भाव के गुरु है, 12 हाउस में शनि है, तो शनि तो वो उसको मदद करेगा। वो तो 25% एक्सपेक्ट तो गुरु के ऊपर देगा ना। गुरुपद जी, पहले हम एक एक ग्रह को लेकर के चल रहे हैं, यहाँ भी कंफ्यूजन, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। एक एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको वो भी चीज समझ में आ जाएगी। शनि का भी नंबर आएगा तो आपका सवाल का जवाब मिल जाएगा बड़े आराम से। अभी हमने समझना है कि हम गुरु पर फोकस करे हुए हैं और गुरु के मित्र ग्रह पर फोकस किए हुए हैं, अभी कॉम्बिनेशन पे नहीं। ठीक है, थैंक यू। नवम भाव पर बृहस्पति यदि होंगे तो अब हमारे दिमाग में आना चाहिए 9वां खाना जो मैंने करवाया था, पूरा डिटेल में मैंने खाना करवाया। अगर कुछ ना समझ में आए तो बस ये समझ लेना भगवान का आशीर्वाद यहीं से मिलता है। एक खाना श्राप का होता है, एक आशीर्वाद का होता है, तो ये आशीर्वाद का खाना है। अब यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति बैठे हुए हैं। अब ये जगह बहुत अच्छी है, गुरु जी को बिल्कुल जच गई, क्योंकि ये स्थान कौन सा है? तीर्थ स्थान। अब उस कथा की महत्ता बढ़ जाती है जो तीर्थ स्थानों पर होती है ना। लोग, आपने सुना होगा, गुजरात से लोग आते हैं हरिद्वार में और कहते, वो बड़े खुश होते हैं कि देखो हमने गंगा किनारे कथा करवाई है, फलाने संत की गंगा किनारे हमने कथा करवाई है, तो उनको बड़ा खुशी मिलती है। तो मेरा हरिद्वार ऋषिकेश जाना बहुत होता है, तो मैं देखता हूँ वहाँ गुजरात पे, वैसे पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं, और गुजराती भाई वहां आकर के पूरा मिल करके काफी बड़ी बड़ी कथाएं हरिद्वार ऋषिकेश में वो लोग करवाते हैं। कलकत्ता से भी लोग बहुत आते हैं वहां पर जो कथाएं कराते हैं, तो मैं देखता हूँ इसका महत्व बढ़ जाता है। गुरुजी कथा कर रहे हैं, गुरुजी प्रवचन कर रहे हैं तीर्थ स्थान पर बैठकर। तीर्थ पुरोहित जो होता है उसकी वैसे ही शक्ति कई गुना तीर्थ स्थान पर बढ़ जाती है।
इसीलिए जो तीर्थ के जो पुरोहित होते हैं, आम आदमी चाहे उनको जाने ना जाने, उनके तुरंत पांव हाथ लगाता है, और लगाने चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। तीर्थ का जो पुरोहित है, वो उसको भगवान ने ये अपॉर्चुनिटी दी है तीर्थ की सेवा करने की, तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए। तीर्थ पुरोहित का बहुत अच्छा है। अभी हमने क्या निकाला है यहाँ पर? भाव और कारक। भाव भी गुरु, कारक भी गुरु, गुरु ही गुरु। अब हमने तो सिर्फ ये देखना है, नवम भाव का बृहस्पति कोई डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है किसी तरीके से, कमजोर तो नहीं पड़ रहा है, खोखला तो नहीं हो रहा है, तो वो सारी टेक्निक लगा दो। उसकी बुनियाद में कौन ग्रह बैठा हुआ है, उसको कौन टक्कर मार रहा है, ना? वो सारे नियम लगा दो। क्या उनके जो भाव हैं, उनमें कहीं राहु बुध शुक्र तो नहीं बैठे हुए हैं? उस सारे नियमों से फिर कैलकुलेट करो। अगर बृहस्पति नवम में बैठा हुआ उत्तम है, तो उपाय नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। और फिर भी अगर दिल ना माने, तो जगह बता देता हूँ। जो मंदिर का जो गर्भ स्थान होता है, जहां पर मुख्य विग्रह स्थापित होते हैं, वो स्थान नौवां है। जैसे आपके घर का ब्रह्म स्थान नौवां है, ऐसे ही मंदिर का ब्रह्म स्थान नौवां हो। तो अब मान लीजिए कोई चीज आपने अर्पित करनी है, तो सीधा विग्रह जी को अर्पित करें, मंदिर में जाकर के अर्पित करें। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। अगर किसी भी कारण से बृहस्पति नौवें में बैठ करके अच्छा असर नहीं दे रहा है, मतलब कमजोर पड़ रहा है, किसी भी कारण से कमजोर पड़ रहा है वो, तो ऐसे जातक को क्या करना चाहिए? पीली हल्दी पाउडर ले जाए और शिवलिंग, मंदिर में जाकर के ज्योतिर्लिंग शिवलिंग के ऊपर थोड़ा सा हल्दी पाउडर अर्पित कर दे, जल चढ़ाए, हल्दी पाउडर अर्पित कर दे। ऐसा नित्य करना चाहिए। आप देखें, नौकरी रोजगार की समस्या हो, भाग्य की समस्या हो, कोई समस्या हो, धीरे 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 शॉर्ट आउट होने शुरू हो जाती है। कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही हो, नौकरी नहीं लगी अभी तक, इंटरव्यू ही नहीं आ रहा है इसलिए नौकरी नहीं लग रही है, तो भी ये उपाय कारगर सिद्ध हो जाएगा। उनको ऐसा लगता है यार सारा काम बन चुका 99%, फिर मामला बिगड़ जाता है, तो ये उपाय कामयाब हो जाएगा। और अगर बृहस्पति नवम भाव में मजबूत है, उसको उपाय करने की नौबत ही नहीं आएगी। हर काम तो अपने आप बनता चला जाता है, टाइम टू टाइम प्रमोशंस मिलती चली जाती है, उसको शिकायत करने का, कंप्लेंट करने का मौका ही नहीं मिलता। मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को वो नहीं मिला। नवम भाव कैरियर का भाव है। जिनके जीवन में, जिनके कैरियर में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं ना, इसका हम सीधा सीधा मतलब है कहीं ना कहीं नवम भाव में प्रॉब्लम। आप समस्या से ही पकड़ लिया करो कि मुझे पकड़ना कहाँ पर है, मुझे जाकर देखना कहाँ पर है। और जब नवम भाव में प्रॉब्लम है, तो नवम भाव के साथ जो एसोसिएट प्लेनेट है वो है जुपिटर, गुरु। नवम इसलिए कमजोर पड़ा है, कहीं ना कहीं गुरु पीढ़ी। अब ये लिंक बना दिया। किसी ने आके कहा जी मेरे कैरियर में स्टेबिलिटी नहीं है, बार बार नौकरियां बदलता रहता हूँ, जगह बदलता रहता हूँ, स्थान बदलता रहता हूँ, टाइम पे प्रमोशन नहीं होती, बॉस से मेरी नहीं बनती। हमने समस्याएं 3-4 फटाफट बता दिया आपको। दिमाग में आना चाहिए तुरंत कि ये प्रॉब्लम नाइन्थ हाउस की प्रॉब्लम है। और नाइन्थ हाउस इसलिए प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि जुपिटर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। तो आप जैसे उसकी कुंडली में नवम भाव और जुपिटर देखेंगे, प्रॉब्लम वहीं पर डायग्नोज हो जाएगी और वहीं से रेमेडी तैयार हो जाएगी। और अगर वो ज्यादा कमजोर है, तो उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए आप बृहस्पति की रेमेडीज को बढ़ा सकते हो। सबसे उत्तम है।
उन्हें कहें कि भाई गले के अंदर सोने की चैन पहन लो, पीला पुखराज पहन लो, और भी ताकत चाहिए तो गुरु मंत्र का जाप करो। मंत्र का जाप करने से ग्रह की शक्ति भी बढ़ती है और ग्रह में शुभता भी बढ़ती है। दोनों ही चीज एक साथ होती है। रतन से तो केवल शक्ति बढ़ती है, पर मंत्र जाप से शक्ति भी बढ़ती है और शुभता भी बढ़ती है। बड़ा ही बढ़िया अच्छा काम है। हाँ भरत जोशी जी, आपने हैंड रेज क्यों किया हुआ है? कुछ कहना चाहते हैं? चलिए कोई बात। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है भरत जी। आज सर जी आप बता रहे थे कि भी शिव जी के जो गर्भ स्थान में आप मंदिर में जाते हैं, तो गर्भ स्थान में जाने के बाद आप हल्दी शिव जी के ऊपर चढ़ाते हैं, तो इसमें जी, कहते हैं कि भी शिव जी को हल्दी नहीं चढ़ती। शिव जी को हल्दी नहीं चढ़ती? ऐसा बोलते हैं, मैंने सुना है ऐसा, इसके लिए बोला। सही है कि नहीं? कोई बात नहीं, महाकाल की लाइव नहीं, आरती आती है। नहीं नहीं कोई बात नहीं भरत जी, पूछना आपने अच्छा अच्छा किया पूछा। देखे, हम पूछेंगे नहीं, बात नहीं, नहीं और करेंगे तो बात ज्यादा क्या है बनेगी कि कोई बात नहीं, और मैं शिव समझ जी गया को आपके क्या पॉइंट को। ज्यादातर भस्म स्नान होता है ना। हाँ, मैं भस्म आरती की ही बात कर रहा हूँ, है ना? अच्छा अच्छा, है ना? हाँ, तो इसमें चढ़ा सकते हैं ना हल्दी आपके हिसाब से? हर रुद्राभिषेक में हल्दी को घोल कर करके उसमें अर्पित किया जाता है। ठीक है? कुछ अमीर लोग नहीं, कोई केसर का बात नहीं जल जो है आप। घोल करके करते हैं, है ना? हाँ, तो उसकी चिंता ना करो, वो ऐसी चीज नहीं नहीं, बताएंगे। इसके ऑप्शन नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा था सर कि ये शिव जो पूजा मंदिर है में, ना, नहीं नहीं अगर आप चिंता मत करें। हाँ, शिव पूजा में देखिए, शिव पूजा में कुछ चीजों को छोड़ करके बाकी सब चीजें आराम से अर्पित कर सकते हैं। गुलाल, कुमकुम, असम, हल्दी, केसर, आराम से, कोई ऐसी दिक्कत। चलिए, नहीं तो मेरा बात ये था कि अगर शिव जी को नहीं चढ़ा सकती और गर्भ स्थान में विष्णु मंदिर है तो नारायण को चढ़ा सकते हैं, नहीं वही ऑप्शन? वो भी ऑप्शन है, वहां पर भी अर्पित कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ में नवम भाव का संबंध ज्योतिर्लिंग से है विशेष, इसलिए मैंने वो बात की। एक होता है कि लिंग कहाँ पर स्थापित करें, वो एक बड़ा कंसेप्ट है, कभी क्लास लेंगे, कभी उस चीज के बारे में कभी चर्चा चलेगी, कभी प्रभु की कृपा होगी तो बात करेंगे। गुरु जी क्या घर में जो शिवलिंग है उसमें डाल सकती हो हाँ सोमवार? बिल्कुल 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 ईशान, अभी क्वेश्चन में सेशन ना लें, थोड़ा और भाव हो जाए, क्योंकि हमने और ग्रह भी कराने हैं, है ना? तो टेक्निक भूल जाओगे नहीं तो आप बीच लास्ट के अंदर देखेंगे हम सब। या आप लास्ट के लिए रखें क्वेश्चन, प्लीज बीच में डिस्ट्रैक्ट ना करें, बड़ी प्रॉब्लम आती है। 10वें, कोई बात नहीं राज जी, मैंने बोल दिया। 10म भाव का गुरु, अब लाल किताब कहती है कि 10वें भाव में जो गुरु हैं वो तो नीच राशि में चले गए। अब नीच राशि में जब गुरुदेव बृहस्पति चले गए तो या तो पहले ही प्रॉब्लम फाइंड आउट हो गई, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है कि जैसे चौथे में बृहस्पति चले जाते तो मान लेते हैं कि साहब ये तो पावरफुल हो गए, तो 10वें में चले गए तो नीच राशि में। भरत जी म्यूट कर लो प्लीज। अब अब जो है देखिए, म्यूट माउट मैं सब मैं बोल दूंगा, राहुल आगे से ऐसा मत करा को, मेरे को अगर डिस्टरबेंस होगी मैं खुद बोलूंगा, इससे नहीं तो टोका टाकी बढ़ जाएगी, क्लास में सब एक दूसरे को टोकेंगे तो उससे अव्यवस्था फैल जाएगी, है ना? मैं बोलता हुआ अच्छा लगता हूँ तो कोई ना। ध्यान रखूंगा सर, ध्यान रखूंगा। हाँ, थैंक यू थैंक यू। 10म भाव में जब गुरु नीच का है तो अब हमें क्या डायग्नोज करना है? हमें ये देखना है क्या इस गुरु ग्रह को कोई मित्र ग्रह की मदद मिल रही है कि नहीं मिल रही है।
कमजोर है वो तो चीज समझ में आ गया कि क्या कोई प्रोटेक्शन करने वाली पावर जो उसको सेव कर रही है, जो उसको ताकत दे सके, क्या वहां पर कुंडली में अवेलेबल है कि नहीं है। सूर्य की क्या कंडीशन है, शुक्र ग्रह की क्या कंडीशन है। अगर सूर्य और शुक्र दोनों ऐसे चार्ट के अंदर बली हो जाएं तो जो आपको बताया गया ना अब तक कि गुरु 10वें में है तो नीच का है, गरीबी की मार और ये, वो सब फेल हो जाएगा, सारा सूत्र फेल हो जाएगा। और 10वें भाव में बैठा हुआ गुरु का बल वाला व्यक्ति प्रोफेसर भी मिल जाएगा आपको, पैसे वाला भी मिल जाएगा, मौज मस्ती वाला भी मिल जाएगा, सारे काम हो जाएंगे। इसलिए मैं ये सारी चीजें इसलिए आपको क्लियरिटी से कह रहा हूं कि कंफ्यूजन कहाँ पर खड़ा हो रहा है लाल किताब में। क्योंकि YouTube पर भी मेरे पास स्टूडेंट्स कई बार वीडियो भेज देते हैं और मैं वहां पर देखता हूं कि वहां पर भी यही चैलेंज है कि जैसे रटा रटाया है वो बोल दिया और वो उन्होंने भी रट लिया कि 10वें में गुरु आ गया तो साहब ये तो खराब हो गया, अब तो बेकार हो गया, अब तो कोई मतलब नहीं। तो ऐसे तो प्रेडिक्शन कर ही नहीं पाएंगे हम। तो जो कोई प्रोफेसर मिल गया फिर तो आप हो गए यार ये तू प्रोफेसर कैसे बन गया, तेरा तो गुरु नीच का था, है ना। तो वो चीज का ध्यान में रखना है। तो इसलिए मैंने इसका नाम रखा भाव, मित्र ग्रहों की मदद और कारक, ये 3 फैक्टर जोड़ दी भाव भावेश कारक की तरह। इन 3 चीजों का विशेष रूप से अध्ययन कर लो, आपके सामने रिजल्ट बिल्कुल ट्रूली आ जाएगा। अगर वहां पर मान लीजिए मंगल ग्रह बैठ गया, जैसे गुरु बैठा था 10वें में, वहां पे मंगल बैठ गया, अब सीन सारा पलट गया। मंगल तो उच्च के हैं 10वें भाव में और मंगल परम मित्र भी हैं गुरु ग्रह के। तो अब ऐसे में गुरु कमजोर थोड़ी मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। उसको व्यक्ति को अथॉरिटी वाला पद मिलेगा, उच्च पदाधिकारी मिलेगा, पढ़ा लिखा भी मिलेगा, अच्छे स्कूल कॉलेज से पढ़ा लिखा हुआ मिलेगा वो व्यक्ति। वो बात अलग है कि थोड़ा बहुत उसको संघर्ष करना पड़ा होगा अपनी पारिवारिक स्थितियों के अनुसार, पढ़ाई के समय, शिक्षा के समय, जवानी के समय, वो एक अलग मैटर, पर वो अपने आगे चल करके उस कामयाब बनता है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। कुंडली में शुक्र पावरफुल हो गया, सूर्य पावरफुल हो गया, बहुत बढ़िया जाएगा। अब मान लेते हैं चलो किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ तो क्या इलाज करें। अगर 10वें भाव में गुरु बैठा है, 10वें भाव में गुरु बैठ करके किसी भी प्रकार के लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, घुटनों की तकलीफें, घुटने मैंने इसलिए बोला 10वें भाव का संबंध घुटनों से है, कहीं कंफ्यूज मत होना, मैंने इसलिए बोला। अगर हो तो उन्हें गुरु की सामग्री को लेकर के जल प्रवाह करना चाहिए। फिर आप पीली चने की दाल जो है जल प्रवाह कर दो, साबुत हल्दी भी जल प्रवाह की जा सकती है। रोग के समय अगर रोग के ग्रह का पता चल जाए तो ग्रह को कमजोर कर देना चाहिए और हो सके तो कि वो अपने से दूर लेकर के चला जाए। रार साहब, क्वांटिटी डिसाइड होगी कि बीमारी की सीवियरिटी की, कि कितना सीवियर है कितना नहीं है। अगर छोटी मोटी समस्या है जैसे जॉन्डिस हो गया है, जॉन्डिस हो गया है तो 10वें भाव में गुरु है तो 1 किलो ले लो, 1 किलो डेली जो है दे सकते हैं। और वहां पर मैं कहूंगा अगर जॉन्डिस हो जाए तो दाल की जगह ना हल्दी का वो करवाइएगा, हल्दी, उसके सिरहाने पर भी हल्दी रखवाइएगा और जो है उसको दान में भी हल्दी दिलवाइएगा, तो उससे जल्दी फर्क पड़ेगा, जल्दी असर आएगा, मदद मिलेगी। गुरु मंत्र बता दीजिए। अब जो मुझे मिला हुआ वो मैं बता नहीं सकता, दूसरा बता देता हूँ, क्योंकि हमें भी तो गुरु मंत्र मिला हुआ है। गुरु मंत्र देने का कार्य गुरु जी का है, तो हम गुरु के जो ग्रहों के मंत्र है
वो है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। अगर ये भी बड़ा लगे तो ओम गुम गुरुवे नमः, ओम गुम गुरुवे नमः। अन्यथा तो गुरु जो मंत्र आपको देंगे वो खुद डिसाइड करते हैं कि कितने वर्णों का होना चाहिए, कितनी देव शक्तियां उसमें होनी चाहिए, कितनी मात्रा में उसका मंत्र जाप होना चाहिए। वो एक अलग प्रोसेस है। ये मैंने आपको बीज मंत्र जो ग्रह का है वो आपको बताया है। वैदिक मंत्र थोड़ा बृहस्पति का बड़ा है और थोड़ा सा कठिन साध्य भी है, तो वो आप नहीं जो कर पाए तो कोई चिंता वाली बात नहीं, आप ये छोटे मंत्र का भी पाठ कर सकते हैं। 11वें भाव का बृहस्पति। अब ये 11वां भाव तुरंत दिमाग में आना चाहिए, किसका है 11वां भाव? 11वां भाव अपना शनि जी का है और गुरु जी खुद का है। अब एक नियम जो लाल किताब कहता है कि लाल किताब का एक नियम क्या है कि ना तो यहाँ पर कोई ग्रह उच्च का है ना कोई नीच का है। रेमेडी अपार्ट फ्रॉम डिसीज इन 10th जुपिटर अभी बताया है नरेंद्र जी, मैं समझा नहीं कुछ। 11वां भाव में अगर बृहस्पति का आना इस चीज को दिखाता है कि व्यक्ति को केवल ईमानदारी की कमाई ही फलती है। यही कारण है कि कई बार 11वें भाव में बैठा हुआ बृहस्पति उतने अच्छे परिणाम नहीं देता जैसे हमें उम्मीद करते हैं। किस मामले में? धन के मामले में। अगर बृहस्पति की खराबी की वजह से या बृहस्पति की कमजोरी की वजह से किसी भी कारण से धन से रिलेटेड तकलीफें हो रही हो तो उन्हें कोई गुरु का ऐसा स्थान ढूंढना चाहिए या पहाड़ के ऊपर कोई साधु का, संत का, कोई ऋषि का, कोई उच्च कोटि के विद्वान व्यक्ति का आश्रम ढूंढना चाहिए और वहां कम से कम 11 दिन लगातार रह करके गुरु मंत्र की साधना करनी चाहिए। तो ये दोष पूरे साल भर के लिए समाप्त हो जाता है और उस साल उसकी आय का जो हिसाब किताब है वो अच्छा बन जाता है, पैसे में बरकत होती रहती। तो ध्यान क्या रखना, पहाड़ थोड़ा ऊंचाई पे होना चाहिए वो आश्रम, कोई ऐसा आश्रम जहां पर जाकर के, या आप कोई ध्यान केंद्र में भी ये जाकर के साधना कर सकते हैं। और आपके बहुत सारे हिंदुस्तान में ऐसे आश्रम है, थोड़ा ऊंचाई वाली जगह पर आप जाके 11 दिन रह करके वहां पे मंत्र साधना करेंगे तो उससे लाभ प्राप्त होता है। अब हमें ध्यान यह रखना है कि हर भाव में जहां जहां मैं गुरु के भाव को बता रहा हूं और अगर मेरे से बताना छूट भी जाए तो भी इसे चिंता नहीं करना। क्या बताना छूट जाए? कि सूर्य चंद्र मंगल की मदद वो हर खाने में आपको देखनी है। गुरु ग्रह कहीं बैठा हुआ है, ये डायग्नोज जरूर करना है कि किसकी मदद मिल रही है कि किसकी नहीं मिल रही। वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही डिसाइड करेगा कि वो बेशक किसी भी खाना नंबर में बैठा हो कि वो उसमें ताकत कितनी है, उसमें बलाबल कितना है। और जो ग्रह शक्तिशाली होता है, मैंने हमेशा बताता हूं, वो अच्छे परिणाम देता है। जितने बुरे लग रहे होते हैं उतने फिर बुरे परिणाम मिलते नहीं है। अब ऐसे में आप ये भी कर सकते हो कि 5वें घर के अंदर गुरु के मित्र ग्रह की से मदद लेने के लिए वहां पे उनको स्थापित भी कर सकते हो। जैसे 5वें घर में सूर्य, 5वें घर में चंद्रमा, 5वें घर में मंगल। जैसे हमने बताया था 5वें भाव में बच्चों का स्कूल देखा जाता है, बच्चों के स्कूल में सूर्य की चीजें, मंगल की चीजें बंटवाना उन बच्चों को। और जो छोटे बच्चे होते हैं वो खुद चंद्रमा का रूप होते हैं। ये भी ध्यान रखना, 5वीं क्लास तक के बच्चे चंद्रमा का रूप हैं। 5वीं तक का अगर कोई स्कूल हो और सरकारी स्कूल हो, उस स्कूल में चंद्र और मंगल से रिलेटेड चीजें बना करके अगर बच्चों में बांटी जाएं
तो भी गुरु को मदद मिलती है। स्कूल में सर जो ये करेंगे तो ये स्थापित करना हुआ या क्या हुआ? या कोई दान बात करना नहीं, हुआ? इसके बाद में बात करेंगे, तो लंबा चलेगा। 12वें भाव का बृहस्पति, 12वें भाव का बृहस्पति। अब 12वें भाव में किस किस का राज है? एक तो स्वयं बृहस्पति का, दूसरा राहु का। या राहु वाला मामला गड़बड़ है, तो किसी तरीके से राहु को डाउन करना है, बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करना है। पहला तो यही से जद्दोजहद शुरू हो जाती है, क्योंकि जिन लोगों का भी गुरु 12वें भाव में होता है, राहु के असर के कारण उनमें दिखावे की भावना हो जाती है और वो दिखावे दिखावे के चक्कर में फंस जाते हैं। अब यहाँ पर 12वें भाव को याद करो कि रेमेडी कैसे बनेगी। तो 12वें भाव में क्या नियम लिखवाए थे कि भाई व्यक्ति को समाधि की आदत होनी चाहिए, चुप रहने की आदत होनी चाहिए। अगर वो मेडिटेशन, समाधि का तात्पर्य मेडिटेशन, कि अगर वो सुबह शाम 2 वक्त का मेडिटेशन करेगा तो कहते हैं धन की बरसात होने लगती है। यहाँ पर मतलब ये है कि वो दिखावे के चक्कर में नहीं पड़ेगा। फिर मेडिटेशन, जो सच्चाई से मेडिटेशन करते हैं जो लोग, फिर वो दिखावे के चक्कर में नहीं रहते। ऐसा हमें कहा गया है कि गोल्ड को इकट्ठा करना, कोई पोटली बना लें पीले रंग की कपड़े की, और उसमें 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने जब भी मौका लगे गोल्ड खरीद लें और उस गोल्ड को इकट्ठा करते रहें। कहते हैं कि जो गोल्ड बढ़ता रहेगा उस आदमी की अमीरी बढ़ती चली जाएगी। गलत खान पान ना खाएं। माथे पर पीले रंग का तिलक, उसमें लिखा है जर्द पीला तिलक, लगाना भी अच्छा साबित होगा। वैसे 12वें भाव के बृहस्पति वाला व्यक्ति धार्मिक स्वभाव का होता है। अब यहाँ पर भी एक अंतर पैदा हो जाएगा। क्या होगा? कई बार हम धार्मिक और डरपोक आदमी को के बीच का डिफरेंस नहीं कर पाते। इंसान धार्मिक भय के कारण हुआ पड़ा है या अपने मन के कारण धार्मिक है, और दोनों ही तरह की स्थितियां ये गुरु 12वें भाव में बैठ करके करवा देता है। कहते हैं ना भय से भगवान। अगर भय से भगवान पैदा हो रहे हैं तो इसका मतलब गुरु कमजोर है, और सच्चे हृदय से भगवान जो है उन्हें याद आ रहे हैं, तो ये 12वें भाव में बैठा हुआ गुरु के बारे में ये भी मान्यता है कि आदमी कितना मर्जी खर्चा कर ले, पैसे की कमी नहीं होगी। 12वां घर जो है नींद से रिलेटेड है। वैसे तो यहाँ पर बैठा हुआ गुरु नींद को डिस्टर्ब नहीं करता, पर अगर नींद डिस्टर्ब हो रही है तो उसको ये देखना है कि कहीं जुकाम तो नहीं लग रहा या नाक में तो समस्या नहीं है। बहती हुई नाक, जो बहती हुई नाक है, ये बृहस्पति के असर को कम कर देती है। इसलिए लिखा है नाक को शुष्क रखना है। ये अक्सर उन लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है। एक बीमारी है जिसका नाम है, बीमारी तो नहीं कहना चाहिए, तकलीफ है, डीएनएस। आपकी नाक की हड्डी थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, मैक्सिमम लोगों की होती है, चिंता मत करना। 60 to 70% लोगों की नाक की हड्डी टेढ़ी होती है। और जब वो सांस बीच बीच में अटकता है, बंदा जब भागता है डॉक्टर के पास, ईएनटी डॉक्टर के पास जब जाता है, वो जब उसको या तो खराटे आते हैं बहुत जोर जोर के हैं, तो बीवी पकड़ के ले जाती है उठा करके कि भाई इसको खराटे बहुत आते हैं। तो फिर पता चलता है, वो कहते हैं जी आपके हस्बैंड की तो नाक ही टूटी हुई है। इस बात पे बीवी कुछ नहीं बोलती है क्योंकि उसको ये लगता है कि डॉक्टर मेरे ऊपर शक कर रहा है। तो कहती है नहीं डॉक्टर साहब ऐसा नहीं है।
ये और पहले की होगी, शादी से पहले की। फिर डॉक्टर कहता है चिंता ना करो, ये शादी से पहले की ही प्रॉब्लम है। तो ऐसी समस्याओं में अक्सर जिसे कहते हैं नजला, जुकाम, साइनस की प्रॉब्लम, ये सब समस्याएं अगर हो रही हों तो नींद डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसे में बृहस्पति को ठीक करने की आवश्यकता है। तो किसी को भी रात को सांस नहीं आती हो ढंग से, साइनस की प्रॉब्लम हो, नजला बहुत ज्यादा रहता हो और गुरु 12वें में हो, तो उसे एकदम सुधर जाना चाहिए। और उसे तुरंत पहला स्टेप मेडिटेशन, कहीं से भी जाके मेडिटेशन सीख के आए, मेडिटेशन सीख के आए। अब प्राणायाम के चक्कर में नहीं पड़े, क्यों, नाक तो रुकी पड़ी है, प्राणायाम कहाँ से करेगा, वो तो बात का मामला है। और उसका इलाज कराए, कोई अच्छे डॉक्टर वैद्य की सलाह से कोई नाक को साफ करने का कोई हिसाब किताब बनाए, जो भी है उसको करने के बाद खुले और फिर प्राणायाम करता रहे, तो वो समस्या बार बार नहीं होगी। अन्यथा जो लोग इस प्रॉब्लम के शिकार होते हैं उनको डॉक्टर ऑपरेशन बता देते हैं और वो बेचारे ऑपरेशन को कई बार करवाना पड़ता है उनको, 2-3 बार। मेरे पास एक केस है, उनका ऑपरेशन नाक का 3 बार हुआ है और वो कहते हैं अभी भी सेट नहीं है। मैंने कहा बाप रे, बड़ा भारी समस्या है। तो गुरु ग्रह के उपाय करने से लाभ होगा। तो ये गुरु के 12 भावों की कहानी है। सिंपल जो जिन स्टेप्स पे ध्यान देना है मैं एक बार हल्का सा फिर रिपीट कर दूंगा कि आपने सबसे पहले देखना है भाव जिसमें कि ग्रह विराजमान हुआ है, भाव के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, उस ग्रह का नेचर क्या है, भाव के कारक कौन है, भाव के कारक क्या जुपिटर को अलाउ कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं अपने घर में आने के लिए। यहां से ही जद्दोजहद शुरू होती है। अगर नवम भाव में बृहस्पति नवम में ही आ रहा है तो वो तो अपना ही घर है उसका, वहां का मालिक भी खुद है, वहां का कारक भी खुद है, तो अपने घर में जा रहा है, उसको कौन रोकेगा, कौन टोकेगा। तो कोई जद्दोजहद ही नहीं है, पहली लड़ाई तो वैसे ही जीत गए। अब तो हमने ये देखना है कि ये कितना मजबूत है। दूसरा क्या देखना है कि कोई उसको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा। डिस्टर्ब कैसे होगा गुरु, कि उसी गुरु के साथ राहु जी महाराज आके बैठ गए, उसी गुरु के साथ बुध ग्रह बैठ गया, या नवम वाले गुरु के साथ शुक्र बैठ गया। तो गुरु यहाँ पर बहुत अच्छे बैठे थे पर डिस्टर्ब हो गए। यहाँ पर रेमेडी की रिक्वायरमेंट है, अन्यथा रेमेडी की रिक्वायरमेंट की जरूरत ही नहीं है। बिना डिस्टर्ब हुए रेमेडी करने की जरूरत नहीं है, वो ग्रह अपने आप ही बहुत अच्छे से काम करता चला जाएगा। गुरु 12वें में चला गया, अब गुरु 12वें में जाएगा तो वो भी उसका अपना घर है, पर वहां पर एक खुरापाती और बैठे हैं राहु जी महाराज, वो बीच बीच में कुछ ना कुछ खुरापात करेंगे। तो उन्हें जीवन में ऐसा लाइफस्टाइल अपनाना है जिससे राहु एक्टिवेट ना हो। उन्हें टैटू नहीं बनवाना है अपने शरीर के ऊपर, भूल से भी टैटू बनवाएंगे तो राहु एक्टिवेट हो जाएगा, फिर नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे, तो बहुत सारी चीजें। विनीता जी। सर वो क्वेश्चन आपसे भी बीच में भी किसी ने पूछा था कि 10th हाउस जुपिटर में आपने हेल्थ इश्यूज को तो कवर किया बट उनके करियर से रिलेटेड कुछ नहीं बताया रेमेडी पार्ट में ना। देखिए तो मैंने ये कहा अगर है, करियर में सुन स्टेबिलिटी लीजिए, नहीं है। जी 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 कैरियर का प्रश्न आपने पहले नहीं सुना, मैंने उसको नवम भाव से डील किया है और कैरियर के ऊपर बोला हूं मैं। खूब आराम से दोबारा वीडियो सुनेंगे तो कैरियर के बारे में समझ में आ जाएगा। दसम भाव कैरियर का नहीं है, इस चीज के दिमाग से निकाल दो सभी लोग। दसम भाव आपकी अपनी ऊर्जा है, वो ऊर्जा जो आपके जीवन में सफलता को तय करती है। समझ रहे हो बात को?
वो ऊर्जा दशम भाव है। आपने देखा होगा नकारे आदमी, निकम्मे आदमी काम करने का मन ही नहीं करता लोगों का, उनको नौकरी छोड़ने के बहाने चाहिए। अब उनको बॉस की शक्ल अच्छी नहीं लगती, कंपनी अच्छी नहीं लगती, उनको वहां के चौकीदार से लड़ाई हो जाती है उनकी, वहां के कुत्ते से दोस्ती नहीं होती उसकी। क्या करोगे आप, उनके पास बहाने बहुत हैं। 10th हाउस इज योर एनर्जी, समझ गए बात को? तो वो एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। गुरु नीच राशि में चला गया, गुरु की एनर्जी कौन सी एनर्जी है? गुरु की एनर्जी ज्ञान की एनर्जी है। दसम भाव में गुरु नीच का हो गया है, यानी कि वो अपने ज्ञान को सही सही इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा है अपनी डे टू डे रूटीन लाइफ के अंदर, अपनी नॉलेज का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास नॉलेज नहीं होगी, नॉलेज होगी, पर वो अपनी नॉलेज का सही इस्तेमाल नहीं करेगा अपनी लाइफ के लिए। ये उसका रियल चैलेंज है। वो सबको फ्री की सलाह देता फिरेगा, बिना मांगे सलाह बांटता फिरेगा हर जगह को, तुझे सफल होने के लिए ये करना है, तुझे ये करना है। और लोग उसकी मुंह की मुंह पे कह देंगे तू तो कर ले, फिर भाग जाएगा बस, परंतु ये छोड़ेगा नहीं सलाह देनी। ये लोग बड़े मोटिवेशनल स्पीकर की तरह बातें कर रहे होंगे, या मोटिवेशनल स्पीकर को बहुत सुन रहे होते हैं, चेंज नहीं करते अपनी लाइफ के अंदर। ये प्रॉब्लम है इनके साथ। तो ये कैरियर की प्रॉब्लम नहीं है, अंदर की प्रॉब्लम है, ये उसकी इंटरनल प्रॉब्लम है ये। ठीक है, जब भी 10वें भाव में गुरु नीच का होगा और वो नीच के असर दिखा रहा होगा, तो वो गुरु जो है हेल्थ पर ही डेंट ज्यादा मारता है, अदरवाइज नहीं। हाँ नीतू जी। नमस्ते सर। नमस्ते। सर पहला सवाल तो लोगों ने ही लिख दिया है कि हाँ? छठे भाव के बारे में आपने ज्यादा डिटेल से बताया नहीं कल। अच्छा, ज्यादा डिटेल से कल नहीं बताया था छठे भाव के बारे में। दूसरा सवाल है सर, यदि गुरु के साथ क्वेश्चन बोलो छठे भाव से रिलेटेड, तो मैं समझूंगा ना क्या नहीं बताया, क्या चीज अपने बोली। उपाय के बारे में भी कुछ भी ज्यादा नहीं बोला था सर, सिर्फ आपने ना, बोला था कि देखो मैं एक चीज आज आप लोगों को क्लियर कर दूं, ज्यादा और कम से मत तोलो। कंसेप्ट समझाने आया हूं, नहीं तो एक सेशन शुरू करेंगे, 3 साल का कोर्स हम चालू करेंगे और एक भाव पर एक दिन लगाया करेंगे। और ये भगवान ने मुझे कैपेसिटी बहुत अच्छी दी है, जब मैं एक भाव पर 1.5 घंटा बोल सकता हूँ, तो एक ग्रह की स्थितियों पर 1 घंटा मैं बड़े आराम से बोल सकता हूँ। जी और ये आज का नहीं कितने सालों का अभ्यास हो चुका है, वो ना वो सबकॉन्शियस ब्रेन में घुसा पड़ा है वो चीजें, तो मुझे बस कुछ नहीं, वो ट्रिगर दबाना होता, वो चीजें निकल जाती हैं। पर मैं ये सोचता हूँ कि अब हमने 45 डेज का रखा है, इसको अपन ज्यादा 50 दिन कर लेंगे, क्या कर लेंगे, पर इसको कहीं ना कहीं कंप्लीट करना है। तो उस कंप्लीशन में बेस्ट चीज छूटनी नहीं चाहिए, बेस्ट चीज छूटनी नहीं चाहिए। जिनकी कॉमन सेंस अच्छी है वो अपने आप पकड़ लेंगे, जिनकी कॉमन सेंस अच्छी नहीं है 3 साल के कोर्स में भी ऐसे के ऐसे रह जाएंगे। सिंपल सा लॉजिक, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका होता है गुरु भक्ति। मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। मेरे पास एक शिष्य था विनोद, मेरे आज कुछ शिष्य पुराने इसमें आज दिखाई नहीं दे रहे हैं, नहीं मैं उनसे पूछवाता, मेरे लाइव क्लास के अंदर वो होता था। तो जिसे आप कह सकते हो ना, जो कहानियों में आप सुनते नहीं थी, बहुत सीधा सा आदमी जिसको बेचारे को कोई समझ नहीं, मतलब जो आपके बीच में बैठ जाए तो आप खुद ही कह दो कि गुरुजी कहाँ पंगा ले लिया इस आदमी को बाधा करके। उस व्यक्ति ने, वो मेरा ही शिष्य है, उसने कहा गुरुजी मैं ज्योतिष सीखना चाहता हूँ और मुझे किसी तरह से ज्योतिष सिखा दो। आप हैरान होंगे, सभी ने मुझे मना किया कि गुरुजी इस आदमी से पंगे मत लो, क्योंकि इसके पास ऊपर का मरला खाली है, ये छोटी से छोटी सामान्य चीज नहीं समझ सकता।
ये तो 12 राशियां समझ जाए वो बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा भाई तूने कह तो दिया और मैंने भी हाँ कर ली, पर अब बता करें क्या। कहता है गुरुजी ये कहते तो ठीक है, ये दिमाग तो मेरा ऐसा ही है, समझ में तो मुझे नहीं आता कुछ। और वो मेरे यहाँ पर ही काम करता है, पंडिताई का पहले करता था, और मैं भी उसको समझता हूँ कि बेचारा बहुत ही सीधा, बहुत ही भोला व्यक्ति। पर वो मुझे कहता है कि गुरुजी आपने एक बात बार बार कहते हो, क्योंकि वो भी कई बार आते जाते सुन लेता था, नीचे क्लास चलती है हमारी, तो वो कहता था कि क्लास में से कई बार शब्द उसके कानों में पड़ जाते थे कि गुरु कृपा हो जाए तो क्या नहीं हो सकता। मैं तो उस दिन का इंतजार करूंगा जिस दिन गुरु कृपा होगी। मुझे कोई टेक्निक से लेना देना ही नहीं है, आप तो बस मुझे अपनी क्लास में बैठने की आज्ञा दो। मैंने कहा चलो यार एक कुर्सी लगा दो, इतनी बड़ी जगह पड़ी हुई है, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता। कुर्सी लगी है, आप ये देखो 6-7 महीने तक हुई, और कभी कभी तो उसने मेरी डांट बहुत बुरी तरह खाई है। डांटे भरी सभा में इतने लोग, बड़े बड़े लोग आकर के बैठे होते थे, मैं डांटता था। मैंने बहुत परीक्षा ली कि शायद उसको कोई ईगो हर्ट हो जाए और वो भाग जाएगा, नहीं भागा। आज भी टिल डेट टिल टाइम मेरा बहुत प्यारा शिष्य है वो, जिस पर मुझे पूरा यकीन है। अपना ज्योतिष केंद्र चला रहा है आज की डेट में, और लोग मानते हैं उसको कही हुई बातों को। और ऐसे नहीं कि वो केवल अपना इंट्यूशन से चला रहा है, उसे ज्योतिष के सूत्र बड़े अच्छे आते हैं। अगर आपसे सूत्रों पे बात करेगा आप कहेंगे अरे वाह, तो बड़ी कमाल की बात इसने बताई है। टोटल मेरे यहाँ से सीखा है, मेरे पास से सीखा है। हर गुरु पूर्णिमा पर आता है, आशीर्वाद लेता है। वैसे तो कई बार आता है, पर गुरु पूर्णिमा पर मैं कहीं पर भी हूँ उपवास रखता है। मतलब उसने गुरु भक्ति में कहीं कमी नहीं दिखाई। मेरा दीक्षित शिष्य है, दीक्षा भी उसने प्राप्त की है। तो ये दो मार्ग हैं, एक मार्ग कॉमन सेंस का है, एक मार्ग गुरु भक्ति। जिसके पास दोनों चीज नहीं है उसको मैं 3 महीने सिखाऊं या 3 साल सिखाऊं, होगा कुछ नहीं, ये बात पक्की है। इतना तो मैंने भी 15-16 सालों में अनुभव ले लिया। और जिसकी कॉमन सेंस भी बढ़िया है और जिसकी गुरु भक्ति भी बढ़िया है, मात्र 30 दिन में लाल किताब आ जाती। 45 तो मैंने जानबूझ के कि भाई पहली बार मैं ये 45 डेज का कर रहा हूँ, पता नहीं क्या होगा, नए लोग होंगे, क्या होगा नहीं होगा। 30 दिन एनफ है। और छठे भाव का इतना सा सूत्र है, वहां पर बुध ग्रह जी बैठे हैं, वहां पर केतु है, वहां पर बुध है, 2 ग्रह हैं वहां पर। गुरु जी महाराज आए तो मैंने सीधा कह दिया भाई गुरु महाराज आए हैं, गुरु जी के लिए बैठने की जगह अच्छी नहीं। छठा भाव क्या है? कोर्ट कचहरी है, मुकदमाबाजी, कोर्ट के अंदर बैठा रखा है भाई। गुरु का क्या मतलब मुकदमे के बीच में, लड़ाई झगड़े के बीच में, क्या लेना देना गुरु का? वो स्थान ही ठीक नहीं है। जमीन से देखें तो पाताल लोक है छठा भाव। अब गुरु जी कुएं में थोड़ी बैठेंगे, हर तरह से लॉजिक में। तो मैंने सीधा सीधा कहा यहाँ पर गुरु अच्छा फल नहीं दे रहा, तो यहाँ कौन बचाएगा गुरु को? बचाएगा सूर्य, मंगल और चंद्रमा। अगर उनकी मदद मिल रही है तो कुछ थोड़े बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। अन्यथा तो आपके पास एक ही बात है, इसको ताकत दो गुरु महाराज को, नहीं तो गुरु के कारक तो कमजोर हो जाएंगे। सिंपल इतना सा मैंने समझा दिया, इतना ही अब समझा दिया, डबल हो गया आपका। ठीक है, चलिए। हाँ यामिनी जी, नीतू जी आप म्यूट थे अभी। थैंक यू सर। हाँ यामिनी जी बताइए।
आपने 8th हाउस का जब बताया था ना गुरुजी, तो मैं एक चीज कंफर्म करना चाहती हूँ। मतलब एक मेरी फ्रेंड की मतलब पूरा अच्छा है उसका, 8th हाउस में ही उसका गुरु है, लेकिन 2nd हाउस में मून बैठा है, एंड शी इज ए वेरी गुड डॉक्टर इन लंदन। एवरीथिंग इज मतलब उसका केतु बैठा है 9th हाउस में, लेकिन उसको शादी का जैसे प्रॉब्लम हो रही है, मतलब शादी के लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं, उसको पसंद नहीं आ रहा, लेकिन जैसे फैमिली भी बहुत अच्छी, मतलब वेल एजुकेटेड, डैडी भी डॉक्टर है, तो वो मून की बिकॉज उसको हेल्प मिली है इसलिए भी हुआ है ना, मतलब उसके साथ सब कुछ ठीक है, बिकॉज देखिए, 8th हाउस। पहली बात तो बृहस्पति का संबंध बन गया चंद्रमा के साथ। दृष्टि का मतलब संवाद करने का एक रास्ता मिल गया, उसको बातचीत करने का रास्ता मिल गया, तो यहाँ चंद्रमा को मदद मिली। परंतु 8वें भाव का बृहस्पति, मैंने कहीं पर भी ये बात आप लोगों को नहीं बोला कि, एक मिनट इनको म्यूट कर देता हूँ, कि वो डॉक्टर या इंजीनियर बनने में कहीं रुकावट हो। शादी नहीं हो रही तो मैंने कल भी एक फार्मूले से बताया था, आज भी मैंने यहीं से शुरुआत की थी। लाल किताब का सीधा कंसेप्ट है कि आप शुक्र और बुध को दें। या तो सप्तम भाव में गड़बड़ है, या कारक में गड़बड़ है और कारक शुक्र बुध है, या जो मित्र ग्रह है उनकी मदद मिल रही है कि नहीं वो दें। अगर ये चीज दुरुस्त है तो शादी होगी, और ये तीनों चीजें फेल हो रही हैं फिर शादी में गड़बड़ है। ओके, सिंपल सा कंसेप्ट। इसको वैदिक जो नियम है ना कि गुरु, वहां से वो मत देखो आप, उसको वैदिक के नियम से मत पकड़ो कि गुरु 8वें चला गया तो लेट होगा, वो होगा ना, वो सब नहीं देखना। यहाँ पर मेथड बदल दो अगर हमने लाल किताब की थ्योरी को लगाना है। आपने एक्सपेंशन की बात करी थी ना, जैसे गुरु 8 में बैठेगा, एक्सपेंशन, कुटुंब, ये सब आपने रेफरेंस दिए ना, अभी 8th हाउस पढ़ा रहे थे, तो जी उस जी। हिसाब से मैं सोच रही थी कि हाँ भाई हाँ, इसलिए है। गुरु और खुश नहीं मंगल है, उनका 5th में। वो मैंने इसलिए कहा था हाँ, यामिनी जी, गुरु खुश नहीं है ओके, क्योंकि वहां पर वो वृद्धि नहीं कर पा रहा है। वृद्धि का तो जब होगी जब संतान होगी, क्योंकि गुरु तो संतान का कारक है। लाल किताब भी इसको तो पुत्र संतान का कारक मानती है, वैदिक में मानती है, तो कॉमन है। तो वहां राइट, यहाँ पर मेरा मतलब संतान से था। सेकंड भाव को, कुटुंब को देख रहा है, वो उसको वृद्धि करनी चाहिए। अब वो खुद बैठा है बेचारा 8वें में, तो उसको तो मजा 8वें नहीं आ में, रहा ना। बिल्कुल हमारे राइट, सनातन धर्म में परंपरा है कि जब जिनके बच्चे नहीं होते थे वो गुरु संत महात्माओं के यहाँ पर जाकर के आशीर्वाद दिलाते थे, और वो इसीलिए दिलाते थे कि ये ज्योतिष का सूत्र था कि गुरु जी का आशीर्वाद मिले तो संतान प्राप्त हो जाए। अब यहाँ पर हो गई दिक्कत, गुरु जी को बिठा दिया शमशान में, तो गुरु जी के अंदर से आशीर्वाद कैसे निकलेगा? गुरु जी को बिठाओ सिंहासन पे, गुरु जी को बिठाओ तीर्थ स्थान पे, गुरु जी को बिठाओ मंदिर में, गुरु जी को बिठाओ शुभ स्थान पर, तो गुरु जी ऑटोमेटिक आशीर्वाद देंगे। जैसे 12वें भाव का बृहस्पति, आश्रम, आश्रम 12वां भाव है, वहां भी गुरु जी खुश हैं अपने शिष्यों के साथ। 12वें भाव के बृहस्पति में एक क्षमता होती है अद्भुत, आशीर्वाद देने की। किसी बे औलाद को अगर वो आशीर्वाद दे दे संतान होने की, तो वो आशीर्वाद फलित हो जाए। फलती बात। सो गुरुजी, ये जैसे आपने पीपल का उनको बोल, मतलब शमशान में 8 पीपल ही लगाने हैं, बिकॉज वो लोग तो लंदन में रहते हैं, तो कैसे लगवाएंगे, या गुरु मंदिर में ना आपके लिए दान 4 चीजें बताई हैं, चारों में से किसी का भी कोई मिले तो उनकी सेवा करने से भी फायदा होता है। ठीक हो जाता है। अपन इंडिया में है ना, तो इंडिया के दिमाग में फटाफट बोल देते हैं कि भाई चलो पीपल का पेड़, वो जो है फटाफट इजीली हो जाता है। और मुझे लगता है जैसे फिर मंगल है तो गुरु है, तो 8th हाउस में थे गुरु, लेकिन शी डिड वेरी वेल अपनी लाइफ में। लेकिन मुझे पता है प्रोफेसर्स के साथ थोड़ी इसकी प्रॉब्लम होती है, जैसे गुरु प्रोफेसर तो गुरु ही हो गए ना, जैसे कभी कुछ उसके प्रोजेक्ट्स में डिले हो जाता है। देखिए, जो आप बता रहे हो, मैंने वो स्टेप भी पीछे की कुंडलियों में देख, पीछे के वीडियोस में देखना। बुध चंद्रमा गुरु, गुरु इज ए फाइनल हायर एजुकेशन, लर्निंग फ्रॉम हायर साइड,
उसको जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है अपने से उच्च लेवल के प्रोफेसर्स, सीनियर्स प्रोफेसर के साथ। बाकी उसको अपनी लाइफ में कहीं एजुकेशन में दिक्कत नहीं आई है, सिंपल इतना है। थैंक यू गुरुजी। शेखर जी। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। तो सर आपने जो बताया कि अष्टम में बैठे हुए गुरु जब अगर सेकंड में कोई प्लानेट नहीं हो, यानी दुश्मन ग्रह नहीं हो गुरु का, तो वहां दुश्मन पे ना हो, कुछ मंदिर, जी हाँ, शत्रु ग्रह ना हो बस। हाँ शत्रु ग्रह ना हो। तो लेकिन ये अभी अगर ये बर्थ चार्ट में है ऐसा कंडीशन, लेकिन अगर वर्षफल में अगर ऐसे आ रहा हो तो उस समय पे नहीं करना चाहिए ना? नहीं नहीं, वर्ष फल में भी तो उपाय करना है, वर्ष फल में भी उपाय करना है। लेकिन अगर वहां शत्रु ग्रह हो उस समय पे वर्षफल में, तो उस समय नहीं फिर करना। नहीं करना, क्योंकि वो अच्छा जैसे सपोज करो सेकंड में राहु बैठ गया, जी तो ऐसे में होगा क्या कि राहु उसके दान को ले लेगा अपने पास और मंदिर अच्छा तक नहीं पहुंचने देगा। मतलब इसका सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझिए। और सर दूसरा और एक चीज था कि जैसे जुपिटर 8 में हो और मार्स 12 से वहां पे जो दृष्टि डाल रहा है 12 से 8 पे, तो वो उसको मदद कीनेंगे उसको? किसी भी प्रकार की दृष्टि, ग्रह का बलवान हो जाना मदद में, चाहे वो ग्रह इंडिपेंडेंट बलवान हो। सपोज करो मंगल दशम में बैठ जाए, गुरु 8वें में बैठा बेशक, अब दोनों में आपस में कोई संबंध नहीं है। ये चीज कहीं लिखी नहीं है पर मैं आपको बता रहा हूं, तो आपको ये समझना है कि मंगल मदद पहुंचा रहा है। शेखर जी, एक सिंपल लॉजिक वाली बात, आप जैसे जैसे अमीर बनते हैं तो सबसे पहले मदद किसको पहुंचती है? सबसे पहले सभी आदमी मदद किसको पहुंचाता है? अपने नियर डियर को। अपने नियर डियर। सबसे पहले वो अपना परिवार को देगा, अपने बच्चों को देगा, बीवी को देगा, फिर और पैसा आ गया, अब अनएक्सपेक्टेड पैसा आ रहा है, फिर आपको एक दिन सुबह सुबह चाय पीते पीते ख्याल आता है यार ये मेरे मामा का लड़का है, ये धक्के खाता फिर रहा है, इसको भी कुछ मदद कर दो। यार ये मेरे चाचा का लड़का है, इसको कोई दुकान खुलवा के दे दे, इसका रोजगार लग जाएगा। और अगर सामने से कोई ऐसा रिश्तेदार आ गया जो बहुत ही नरम रहा है आपके प्रति सारी जिंदगी भर, और उसने आके हाथ जोड़ लिए कि भाई साहब आप तो भगवान का आशीर्वाद हो गया आप पर, हम पे भी कृपा करो, आप तुरंत भाग के उसकी मदद करेंगे और उसको बेस्ट करने का कोशिश करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? जी हाँ जी यही हाँ। टेंडेंसीज ग्रह की है। अब उन जब आप अमीर बन रहे थे उनमें से किसी ने आपकी मदद नहीं की, पर अमीर बन गए फिर आप तो कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो? ये ह्यूमन टेंडेंसीज। कहते अंधा बांटे रेवड़ियां फिर अपनों को दे। मनुष्य जो है ममतामय है, अटैच्ड है बहुत ज्यादा अपनी ममता से, भगवान विष्णु की माया से, तो वो कुछ भी कर लो वो देगा अपनों को ही, खूब दिन रात खटेगा और अपनों को ही देगा। ऐसे ही ग्रह हैं, ग्रह अपने मित्र ग्रहों को ही मदद पहुंचाने का कार्य करते हैं। मैंने उसके लिए एग्जाम्पल दिया था कि गुरु नीच का है दशम में, वहीं पर मंगल जी आ गए उच्च के, गुरु को मदद मिलेगी ही मिलेगी। अब देखा, यहाँ तो चलो संबंध का मैंने एग्जाम्पल दे दिया, पर 8वें में गुरु और मंगल 10वें में वो संबंध नहीं है, फिर भी गुरु कमजोर नहीं है। जैसे यामिनी जी ने जो कुंडली बताई है गुरु 8वें में, अब उनकी कुंडली के अंदर पक्के निश्चित रूप से मंगल अच्छी जगह ही बैठा होगा। मैं बिना इन्होंने नहीं बताया फिर भी मैं बता दूं, सूर्य की स्थिति, मंगल की स्थिति या चंद्रमा की, इन 3 ग्रहों में से 2 ग्रह की स्थिति उत्तम होगी ही होगी। तो उससे क्या होगा? ताकत मिल गई। अब इन्होंने कहा चंद्रमा जो है सेकंड हाउस में बैठा है, अब सेकंड हाउस का चंद्रमा तो वैसे ही उच्च का हो गया। अब जो उच्च, अच्छा यहाँ तो संबंध भी बन गया, चलो समझ में आता है कि चलो चंद्रमा से मदद मिल गई बृहस्पति को। तो बृहस्पति जितना कमजोर लग रहा है उतना है नहीं, उसको मिल गई मदद। पर मैं ये भी साथ में कह रहा हूं कि उसका मंगल भी कुंडली में अच्छा ही होगा। 5वें में बैठा है मंगल, देख ली, और बुध आदित्य योग भी बना है 7th हाउस में। इसका मतलब मंगल नेक है,
मंगल बद नहीं है, ये भी कंसेप्ट। और बृहस्पति का मित्र जो मैं बताया था उस सीरीज में, मंगल नेक। और केतु भी 9th में है सर। केतु का नवम तो बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर बृहस्पति कहाँ कमजोर पड़ा? नहीं पड़ा कमजोर। इसलिए मैंने तुरंत कहा शादी के लिए मत, यहाँ मत देखो, बुध शुक्र पकड़ो, गुरु को मत पकड़ो, यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं है। वो संतान के मामले में हम कह सकते थे कि 8वें का है, और अगर संतान का मामला होता तो केवल अष्टम बृहस्पति के उपाय करा देते, तो वो चीज। देखिए शुक्र 6th में है, इसलिए शादी का प्रॉब्लम हो रहा है शायद। ये बात तो नहीं बताई थी ना आपने मुझे कि शुक्र छठे में? वो मैं आई थी, बिकॉज मेरे को इंटरप्ट नहीं करना था आपको, so, वो मैं अभी समझ गई। समझ गए थे ना? आपने बताया। ऐसे प्रॉब्लम को सुनते ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये मामला निकलेगा कहाँ से, कहाँ पर जा करके ये सॉर्ट आउट यहाँ कहाँ से होगा, वो हमें पता होना चाहिए। तो कोई दिक्कत है? हाँ जॉन साहब। थैंक यू सर। नमस्कार सर। जॉन साहब, आपका नाम क्या बताया आपने? जॉन ल्यू। जॉन ल्यू, अच्छा ठीक है, मैं सेव कर लूंगा। एक्चुअली में मैं हर बार भूल जाता हूँ। हाँ जॉन साहब बताइए। आपने कहा था ना कि अगर गुरु को स्ट्रॉन्ग देखना है तो 2, 5, 9, 11, 12 अगर हाँ। गुरु जहाँ भी बैठा हो तो मतलब वहां में कोई मतलब कि उसका दुश्मन ना हो तो गुरु तो स्ट्रॉन्ग ही रहेगा ना। हाँ भले वो बिल्कुल भले वो 10 हाउस में क्यों ना हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये नियम बिल्कुल लागू होता है, ये तो मैंने बता दिया। हाँ मैं बिल्कुल वही लगेगा जॉन साहब। वही तो और ये जो चेंजिंग होने से तो क्या होगा? कौन सा चेंजिंग? मतलब कि उसका घर में मतलब कि गुरु बैठा है शनि का घर में और शनि बैठा है गुरु का घर में। वो मैं करवाऊंगा जॉन साहब, वो 1 मिनट का काम है, वो किसी दिन आराम से करा दूं, उसकी टेंशन मत पाओ। साथी घरा की क्या बोलता है ना? हाँ हाँ, वो साथी ग्रह होते हैं, वो एक दूसरे को मदद पहुंचाने का काम करते हैं। मतलब दुश्मनी नहीं होगा। हाँ दुश्मनी नहीं, थैंक मदद यू के सर। ग्रह बन जाते हैं। हाँ बिल्कुल थैंक यू सर। ठीक है। हाँ वर्षुली जी। नमस्ते सर। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे फॉरेन एजुकेशन वो हायर एजुकेशन होता है, तो क्या नवम भाव का गुरु उसमें मदद करता है फॉरेन जाने के लिए? बिल्कुल करता है। अच्छा। और सर एक दूसरा पूछना था कि जैसे हमने कुछ मंदिर जाने की वगैरह रेमेडी चालू कर दी, लेकिन अगर उसमें सूतक काल बीच में पड़ गया तो क्या उसे उसको वापस नहीं से शुरू करना तो पड़ता है? नहीं करना है, उसको दोबारा अच्छा। से शुरू करना पड़ेगा। वो अच्छा। रेमेडी को दोबारा से रिपीट कीजिएगा, है ना? अच्छा ओके। सूतक थैंक यू काल सर। में नहीं कोई रेमेडी करनी है, अगर कोई हाँ रेमेडी ऑलरेडी चल रही है उसको वहीं पे रोक दिया जाए। ओके सर, थैंक यू। हाँ राज सिंह जी। नमस्कार जी, एक छोटा सा क्वेश्चन था पीपल के पेड़ के बारे में। लोग जैसे बोनसाई रख लेते हैं घर में, इसका क्या इफेक्ट होता है? जैसे मुझे पुराने से प्रेम रहा है। बॉन्साई नहीं रखना चाहिए। बॉन्साई अच्छा? जो होता है काफी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है, वो बॉन्साई बिल्कुल अच्छा नहीं होता। लाइक पीपल का मेरे पास तो बड़ा पेड़ रहता है हमेशा। किसी का भी हो, बॉन्साई किसी का भी हो। लेकिन अगर बड़ा पेड़ हो जाए वो भी नहीं रखना, लाइक पीपल का जैसे घर में। अपने घर में खास करके बॉन्साई नहीं लगाना। ओके ठीक है, बाहर कहीं पार्क पूरक में लगाते हो वो एक डिफरेंट मैटर है। हाँ संजय शर्मा जी। प्रणाम गुरु जी। जी गुरु जी, जैसे नीतू जी ने पूछा था 6th हाउस के गुरु के बारे में, जी। तो जैसे 6th हाउस में गुरु है, 10th में शनि है, तो इसमें चने की दाल का दान करवाना ठीक रहेगा? दो चीज इकट्ठे मत, आप छठे के गुरु के बारे में डिस्कस करना है तो छठे के में करो, क्योंकि शनि फिर केस अलग अलग हो जाएगा ना संजय जी। उसके पीछे क्या आपने 5 में से 5 मास की हेल्प करेगा? देखो वो चीज तो आप खुद ही समझ रहे हो। जी जी। यहाँ तो शत्रु होता है, मगर हेल्प तो करेगा हानि 5 में कर की। रहा है। गुरु कमजोर पड़ ही गया बुरी तरीके से। अच्छा।
गुरु तो यहाँ कमजोर पड़ा हुआ है। अच्छा। हाँ, इसको परिवर्तन करना, परिवर्तन का मतलब हमें छठे भाव से निकालना है इसको, जब भी कभी ऐसी स्थिति आ जाए, क्योंकि आप क्या करोगे, तो हमेशा से ही चलती रहेगी लड़ाई। तो अब लड़ाई को हटाना है ना। अब दो बच्चे आपस में लड़ पड़े तो टीचर क्या करता है, वो एक को पकड़ता है, उसको दूसरे कमरे में भेज देता है, दूसरे को पकड़ता है इधर भी, और इतला करता है कि खबरदार दोबारा तुम आपस में मिल गए तो। ये काम हमें कुंडली में करना होता है। तो हमें गुरु को स्थापित करना है पहले भाव में या चौथे भाव में। फिर वही दान करना ठीक है गुरु का? आप समझ ही नहीं रहे, वो तो आप देखेंगे ना कि क्या करना है। पहले तो ये तो डिसाइड करें कि कहाँ ले जाना है इसे। मुझे थोड़ी पता जो कुंडली में, क्या पता वहां कोई और ही गड़बड़ हो। मैं कह दूं पहले में स्थापित कर दो, वहां पता चला राहु बैठा हुआ है, वहां और ही पंगा फंस गया, बैठा हुआ है। अब मैं वही तो कह रहा हूँ, मैंने कहा ये आपने देखना है, मैं तो एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि हमने काम कैसे करना, उसका विश्लेषण तो आप लोग करेंगे ना। तो इस तरीके से छठे भाव से हटा करके चाहे 9वें में ले जाएं, पहले में ले जाएं, चौथे में ले जाएं, अपने दूसरे में ले जाएं, वो आपने देखना है कि कैसे क्या, वो विश्लेषण करने के बाद। अगर 9th भाव खाली होगा तो उसको फिर दे सकते हैं, वो आपने देखना है संजय जी, देखो है ना, वो तो फिर पूरा देखना पड़ेगा। मैं बोल जाऊं और फिर आप कहोगे देखो जी मेरे पास रिकॉर्ड में पड़ा है, गुरुजी ने तो बोला था, मैंने तो कर दिया। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर सूत्र समझाने के लिए कि भाई सूत्र ये ऐसे बनेगा अगर ये गड़बड़ है ना। हाँ, ये जरूर है कि गुरु छठे में, तो मैंने पहले ही कह दिया कि कमजोर माना। हाँ नितिन। नमस्कार सर। सर मेरे एक क्वेश्चन है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, आप मूव करने की बात कर रहे हो, वही मैं एक्चुअली सोच रहा था। जब हम यामिनी जी जो डिस्कस कर रही थी उसमें इवेंचुअली वी आइडेंटिफाइड कि शुक्र 6th हाउस में, तो अब हमने देखा कि 6th हाउस पे जो ओनरशिप है वो बुध और केतु की है, राइट? वहां पे और जो शुक्र है वो मैरिज के लिए, तो वो कायदे में 7th हाउस में होना चाहिए, मतलब फॉर मैरिज। तो इसमें हम बुध की मदद लेंगे या शुक्र को उपाय करके 7th में मूव करें, कैसे रहता है वो? मैं थोड़ा सा वो समझना चाह रहा था इफ पॉसिबल। शुक्र बिना बुध की ताकत के सेट बैठता ही नहीं। करेक्ट, अगर बुध मदद आगे की शुक्र बात पीछे है। करेक्ट, बुध को सही करना ही पड़ेगा। गॉट इट। शुक्र को ठीक करने का मतलब क्या है, वो कहते हैं भाई आपने बहुत सुंदर कपड़े पहने हैं, या आपने सोचना है कि मैंने ना एक बहुत बढ़िया ऐसा लुक बनाना है, मैं एकदम डैशिंग स्टार की तरह लगूं, उसके लिए अकल भी तो होनी चाहिए। राइट। जैसे संजय दत्त ने एक बार बाल कटवाए थे, तो गांव के लड़कों ने भी बाल कटाए थे 2 रुपए की कटिंग करवा करके, और कोई सा भी संजय दत्त जैसा नहीं लगा। समझे बात को? वो विदेश से कटवा के आया था, उसने अपने गांव के नाई से कटवा लिए 2 रुपए में। अब उसने नकल तो कर ली, पर बाकी कपड़ों का क्या, बाकी चाल ढाल का क्या? तो शुक्र जो है किसी भी मायने से देख लो, बुध जितना उसके करीब रहेगा, यानी कि बुध का साथ जितना मिलेगा, शुक्र को संभाले रखना उतना आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 बज गए। धन्यवाद आप सभी लोगों का। ओके, बाकी जिनका बच प्रणाम गया गुरुजी। व्हाट्सएप पे। प्रणाम।